हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, रीडिंग स्किल्स होती हैं, तो हमें पूरा का पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है वो सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओवर पावरिंग, हाँ, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो होगा। ओवरपावरिंग डैश इज अ चैलेंज फॉर क्रीचर्स दैट डू नॉट हैव लिम्स। ठीक है, फिर हाउ डू पाइथन्स ओवरपावर देयर प्रे। प्रे होता है शिकार। विच रेप्टाइल कैन नॉट बी पुट इनटू पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कैटेगरी। तो हमें ये इसके आंसर्स अब इसमें से ढूंढने हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, ओवरपावरिंग प्रे इज अ चैलेंज फॉर क्रीचर्स दैट डू नॉट हैव लिम्स। तो ओवरपावरिंग प्रे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओवरपावरिंग प्रे। नेक्स्ट है, हाउ डू पाइथन्स ओवरपावर देयर प्रे। सम स्पेशीज लाइक रसल्स वाइपर इंजेक्ट पॉइजन। तो कुछ स्पेशीज जैसे कि रसल वाइपर क्या करता है, पॉइजन डाल देता है अपने शिकार के अंदर। सम अदर्स ऑप्ट फॉर एन ऑल्टरनेटिव नॉन केमिकल मेथड, जैसे कि रैट, स्नेक्स फॉर इंस्टेंस कैच एंड पुश देयर प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड। तो जो रैट होते हैं, स्नेक्स होते हैं, अपने जो प्रे, अपने शिकार को कैच करते हैं और फिर उसके बाद उसको जैसे कि ग्राउंड पर फेंकते हैं। वाइल पाइथन्स यूज देयर मसल पावर टू क्रश देयर प्रे टू डेथ। तो हमसे ये पूछा गया था कि पाइथन्स क्या करते हैं। पाइथन्स अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन यूज मसल पावर, अपने प्रे को ख़त्म करने के लिए अपनी मसल पावर का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेप्टाइल कैन नॉट बी पुट इनटू पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कैटेगरी। चलिए ढूंढ लेते हैं। बट स्नेक्स कांट बी नीटली डिवाइडेड इनटू पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस कैटेगरी। तो कौन नहीं हम लोग कर सकते, स्नेक को हम पॉइजनस, जहरीला या फिर बिना जहरीला, क्योंकि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप डज सैंड बो टेक टू बी श्योर ऑफ देयर प्रेज डेथ। तो जो सैंड बो होता है वो क्या एक्स्ट्रा स्टेप लेता है। तो इवन स्पीशीज लिस्टेड एज नॉन पॉइजनस आर कंप्लीटली, मतलब जो नॉन पॉइजनस होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। कॉमन सैंड बो फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूसेस सेक्रीशंस पर्टिकुलरली पॉइजनस टू बर्ड्स। तो सैंड बो जो है वो ऐसे सेक्रीशन निकालता है जो चिड़ियों के लिए पॉइजनस होते हैं। So the species doesn't take any chance. It crushes its prey and inject poison as an extra step. तो स्पेशी कोई भी चांस नहीं लेता है और वो अपने प्रे को बिल्कुल क्रश कर देता है और एक्स्ट्रा स्टेप पे वो पॉइजन डाल देता है। तो ये क्या करता है, फोर्थ वाला जो हो जाएगा इसका ऑप्शन, इंजेक्ट पॉइजन, वो पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। What trick is used by the prey to avoid being a meal। तो जो शिकार जिसका हो रहा है वो खुद को कैसे बचाता है, तो देखते हैं आगे। डू वाइपर्स नीड पावरफुल पॉइजन एनफ टू किल hundreds of rats with just one drop? After all, they eat only 1 or 2 at a time. While hunting, animals try their worst to kill most efficiently their prey use any trick to avoid becoming a meal। अब देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है कि उनका प्रे खुद को बचाने के लिए क्या करता है, सच एज डेवलपिंग इम्यूनिटी टू पॉइजन। कैसे करता है, डेवलपिंग इम्यूनिटी टू पॉइजन, वो खुद को पॉइजन से इम्यून भी बहुत बार कर लेता है। मतलब अब उस पर कई बार प्रे पे पॉइजन का असर नहीं होता, शिकार पर जहर का असर कई बार नहीं होता है। नेक्स्ट है, वाई वुड इंडियन होस्ट बी ऑफेंडेड। तो इंडियन होस्ट ऑफेंड क्यों हो जाते हैं, तो आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स आर रेजिस्टेंस टू नॉर्दर्न पैसिफिक रेटलस्केन पॉइजन। ठीक है। कॉम्पिटिशन विद प्रे इज नॉट द ओनली थिंग ड्राइविंग स्नेक्स टू इवॉल्व मोर एंड मोर डेडली पॉइजन। स्नेक्स ऑल्सो स्ट्रगल टू अवॉइड बींग प्रे देमसेल्फ। तो स्नेक जो है एक तो बहुत ज़्यादा जहरीला खुद को बनाता गया समय के साथ साथ, क्योंकि उसको खाना ढूंढना था अपना, और खाना बनने से भी बचना था, मतलब कोई स्नेक को भी तो मार सकता है, उसके लिए भी उसने काफ़ी मेहनत करी। सम स्नेक्स किलर्स हैव पार्शियल इम्यूनिटी टू पॉइजन।
कुछ स्नेक किलर्स जो होते हैं, स्नेक किलर्स यानी कि जो स्नेक को मारते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कई बार पॉइजन के लिए आ जाती है। फेमसली मोंगूज आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोबरा पॉइजन एंड विद देयर स्पीड एंड एजिलिटी किल स्नेक्स फियरलेसली। तो हमने चैप्टर पढ़ा था ना क्लास 6 में फ्रेंडली मोंगूज वाला, उसमें देखते हैं ना कि मोंगूज जो है वो दुश्मन होता है, नेवला जो होता है वो दुश्मन होता है स्नेक्स का, और स्नेक्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इट वुड बी द डेथ ऑफ कोबराज एज अ स्पेशी इफ दे डिडंट इवॉल्व अ डेडली पॉइजन टू स्टॉप मोंगूज। अगर वो और ज़्यादा जो कोबराज होते हैं वो मोंगूज को रोकने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया है, वो और ज़्यादा खतरनाक जहर अब उगलने लगे हैं। पॉइजन हैज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रोल, इट्स एन एक्सट्रीम मीट सॉफ्टनर, स्पेसिफिक एंजाइम्स ब्रेक अप इनसाइड्स ऑफ प्रे। ठीक है, तो कई बार ये जो जहर होता है ना, ये सॉफ्ट भी कर देता है प्रे को। नॉर्मली अ रेप्टाइल डिपेंड्स ऑन सन्स वार्म रेज टू एड डाइजेशन। तो जो रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, वो अपने खाने को पचाने के लिए सूरज की गर्म जो ऊष्मा होती है, सूरज की गर्मी पर डिपेंड करते हैं। बट आई वंडर इफ वी कैन नॉट यूज वेनम इन आर फेवर। इन रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया लोकल हॉस्पिटैलिटी often involve leather tough meat. I chew until my jaw ache. तो इसमें नेक्स्ट देखो हमारा जो आंसर आ सकता है, वाई वुड इंडियन होस्ट बी ऑफेंडेड। तो इसमें जो आंसर हमारा निकल के आएगा, अच्छा अभी नहीं आया है, इफ़ आई स्पिट इट आउट और रिफ्यूज आर होस्ट वुड बी ऑफेंडेड। तो स्पिट इट आउट, अगर जो खाना खा रहे हैं उसको बाहर निकाल दें तो वो इंडियन होस्ट ऑफेंड हो जाएगा। वॉट मेक्स मोंगूज अ स्नेक प्रेडेटर, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है ना, और वो हाई रेजिस्टेंस होती है उसकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा, वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, कोबरा के पॉइजन पे रेजिस्टेंस भी हो जाती है, और वो स्नेक को आराम से मार देता है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच रेप्टाइल इज़ डेंजरस टू बर्ड्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो हमने देखा था ना सैंड बोआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है बर्ड्स के लिए। पॉइजन डैश मीट, पॉइजन क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है ना, हम लोगों ने देखा था कि पॉइजन क्या करता है, सॉफ्टन कर देता है मीट को। तो ये काफ़ी हमारा ख़तरनाक सा था पैसेज। लास्ट है कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं, रेजिस्टेंट टू रेटल स्नेक पॉइजन। मतलब कैलिफोर्नियन जो स्क्विरल होती हैं उन पे असर नहीं होता रेटल स्नेक पॉइजन का। यही ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा एक और पैसेज है, और जो पैसेज है वो है विच न्यूज़पेपर डिड बेन फ्रैंकलिन बाय। तो बेन फ्रैंकलिन कौन सा न्यूज़पेपर खरीदते थे। तो बेन फ्रैंकलिन वॉज बॉर्न इन 1706 इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स। ही came from a big family. He had 16 brothers and sisters. When Benjamin was 15, his brother started the first Boston newspaper. It was called the New England Courant. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, अच्छा नहीं अभी आंसर नहीं मिला है, क्योंकि कौन सा न्यूज़पेपर बेन फ्रैंकलिन खरीदते थे। He worked for the newspaper for a short time, but he was not happy, so he went to Philadelphia and worked as a printer. In 1729, he bought a newspaper business. The newspaper was the Pennsylvania Gazette. तो Pennsylvania Gazette इसका आंसर हो जाएगा। What was Ben Franklin's pen name? Pen name मतलब जिससे वो लिखा करते थे। He was very busy. In 1733, he started publishing Poor Richard's Almanac. His pen name, तो क्या नाम था पेन नेम उनका जिससे वो लिखते थे, रिचर्ड एल्मेनाक। Poor Richard Almanac, his pen name. The name he used as an author was Richard Saunders. रिचर्ड सॉन्डर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है देखो, व्हेन डिड हिज ब्रदर स्टार्ट द फर्स्ट बॉस्टन न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट बॉस्टन न्यूज़पेपर उन्होंने कब स्टार्ट किया था, इसका जो हमारे पास आंसर है फर्स्ट, इन्होंने डेट कहाँ पर मेंशन करी हुई है, यहाँ पे व्हेन बेंजामिन वॉज 15 हिज ब्रदर स्टार्टेड फर्स्ट बॉस्टन न्यूज़पेपर। व्हेन बेंजामिन वॉज 15, तो भाई आपको ना मैथ्स करनी पड़ेगी। 1706 में वो बॉर्न हुए थे और 15 साल बाद, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, है ना। तो 1721 में उनके जो भाई ने
स्टार्ट किया था, है ना, 1721 में। व्हाट इन्वेंशन डिड बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंट? अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इन्वेंट क्या किया था? तो इसका देखो आंसर है दिस बुक केम आउट एवरी ईयर, ठीक है। एल्मनैक्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर एंड क्रॉप्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव वाइज सेइंग्स, द वाइज सेइंग अ पेनी सेव इज़ अ पेनी अर्नड, कम फ्रॉम पुअर रिचर्ड्स एल्मनैक। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज ऑल्सो एन इन्वेंटर, इन्वेंटर भी थे। इन 1743 ही इन्वेंटेड अ वेरी गुड स्टोव कॉल्ड फ्रैंकलिन स्टोव। तो फ्रैंकलिन स्टोव उन्होंने इन्वेंट किया था। ही वॉज अ ठीक है, फ्रैंकलिन स्टोव। ही इन्वेंटेड स्विम फिन्स, और उन्होंने स्विम फिन्स भी इन्वेंट किया था। और बाईफोकल ग्लासेस, एक और उनकी क्या इन्वेंशन थी? बाईफोकल ग्लासेस, मतलब भाई ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान थे। बाईफोकल ग्लासेस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट ओडोमीटर, तो इन्होंने फर्स्ट ओडोमीटर भी, जो हमें डिस्टेंस दिखाता है बाइक्स वगैरह में। ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज न्यूज़पेपर बिजनेस, 1749 में न्यूज़पेपर बिजनेस से वो रिटायर हो गए थे। ही स्टॉप्ड वर्किंग ऑन इट एंड देन बिकेम बिजी विथ साइंस, फिर उसके बाद वो साइंस पे काम करने लगे और न्यूज़पेपर से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ही हेल्प थॉमस जेफरसन राइट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो भाई इसमें भी वो इंटरेस्ट लेने लगे। इन 1776 ही एंड अदर पीपल साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रैंकलिन डाइड इन 17 अप्रैल 1790 व्हेन ही वाज 84 ईयर्स ओल्ड। तो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि penny saved is penny earned. If a person does not spend a penny, he would have a penny with him in the same way as the person who has earned the penny. So it is correct. इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, you are Rohini Mittal, a student of DPS Ghaziabad. Write an application to your principal asking him to sanction you medical leave for 2 weeks. Give reason why you need the leave. तो आपको लीव का रीज़न भी बताना है। तो देखिए मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे ना आंसर लिख के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन आप लोगों को लिखने के लिए बोली गई है, तो आप लोग कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। जैसे कि आज की डेट अगर मैं लिखूँ 20 मार्च और 2024, द प्रिंसिपल अब ये ना एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, DPS आप पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर आप नेक्स्ट लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन, है ना, लीव एप्लीकेशन, ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है। फिर सर या फिर मैम जो भी हैं आपकी, आई एम अ स्टूडेंट, जो भी आपकी क्लास है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, ठीक है। आई एम सफरिंग, ठीक है, आपको कोई भी बीमारी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, ठीक है, मलेरिया डेंगू कुछ भी लिख दो। आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, फॉर दिस रीज़न, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, फॉर दिस रीज़न आई हैव बीन एडमिटेड, ठीक है, आई हैव बीन एडमिटेड टू, कोई सा भी हॉस्पिटल का नाम लिख दीजिए, ठीक है, अनंत हॉस्पिटल, ठीक है, अनंत, चलो अनंत हॉस्पिटल। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आई वुड लाइक, है ना, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर मेडिकल लीव, आई वुड अप्लाई फॉर मेडिकल लीव फ्रॉम, आप जो भी आपको डेट डालनी है, ठीक है, आज आप लिख रहे हैं तो आप एक दिन पहले से, क्योंकि आप अब बीमार हैं, तो 19 मार्च
ठीक है, से लेकर के आपको जो जो भी लग रहा है, सपोज़ करो 1 हफ्ते की चाहिए तो फिर 30 मार्च या फिर जो भी आपको डेट सही लग रही है 2024। फिर आप लिख देंगे जैसे काइंडली, कि जितने भी दिन की आपके एग्ज़ाम उसमें मेंशन है उतने दिन की आप डेट डाल दीजिए। काइंडली सैंक्शन, द लीव so that I do not fall short of attendance during exams। ठीक है, जो भी आपका है। फिर I shall be obliged to you। फिर आप लिखेंगे thanking you। फिर yours obediently। फिर आप अपने जो भी साइन होंगे, फिर अपना नाम, सपोज़ करो आपका नाम रोहन है, और फिर उसके बाद आप क्लास मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लीव एप्लीकेशन लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा और में है कि अपने फ्रेंड को लेटर आपको लिखना है डिस्क्राइब करते हुए अपने बोर्डिंग स्कूल को। तो जब फ्रेंड को लेटर लिखते हैं ना, तो फिर मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, क्योंकि इससे तो मतलब काफ़ी सारे हैं, है ना, हमारे पास। तो आप अगर फॉर्मेट देखेंगे तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि इस तरीके से आप लोग अगर लिखें, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे सपोज़ करो कि आपका एड्रेस है B31 सेक्टर 8 और आप हैं गाज़ियाबाद में। सपोज़ करो कि आपका हॉस्टल गाज़ियाबाद में है, गाज़ियाबाद यूपी। और फिर आप डेट लिखेंगे, सपोज़ करो कि मार्च 20 है, मार्च 20 2024। फिर अपनी फ्रेंड को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है फ्रेंड पे, जैसे फ्रेंड का नाम है डियर आकृति या कुछ भी जो भी आपका फ्रेंड का नाम है, आप फिर ऐसे लिखेंगे कि हाउ हैव यू बीन, क्योंकि हम लोग हमेशा जब फ़ोन वोन करते हैं तो हमेशा पूछता है ना कि कैसे हो, हाउ हैव यू बीन, इस तरीके से पूछो। फिर उसके बाद आई होप माई लेटर finds you in best of health and spirits। ठीक है, बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। फिर उसके बाद इट हैज़ बीन, फिर आप आगे की बात लिखेंगे, ये तो मतलब कॉमन फॉर्मेट हो गया। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस I was transferred to the boarding school. I am very happy in my new school. The class and dormitories are very spacious. They are well equipped. ठीक है, there are science laboratories, library with a great collection of books. फिर आप कुछ भी बता सकते हैं आगे कि स्कूल जो है वो अमेजिंग है ना। I believe my life here will be इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल। आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप लिखेंगे योर्स सिंसेरली और फिर अपना नाम। तो आप इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर एक तो डायरी एंट्री आ रही है यहाँ पर, तो और एक जो है मीनाक्षी गोयल इज़ द स्कूल कैप्टन ऑफ नवोदय स्कूल। द स्पोर्ट्स डेज टू बी हेल्ड ऑन द 21st। ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म करना है, या फिर आप लोग डायरी एंट्री लिख सकते हैं। तो ये तो नोटिस है, तो नोटिस पे तो आप लोगों को ठीक है ऐसे डब्बा बनाना होता है, फिर उसके बाद नोटिस, फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम, फिर उसके बाद डेट, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री क्या है? येस्टरडे इट वॉज योर फर्स्ट डे इन योर न्यू स्कूल, यू मेड न्यू फ्रेंड्स, टीचर्स वर गुड टू यू एंड यू लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। राइट योर experiences and feelings about the new school in your diary।
तो डायरी एंट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरी एंट्री एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा आती है, क्लास 10th 12th तक है ना, 10th में आती है। तो आप इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि कौन सा दिन है। सपोज़ करो ट्यूसडे है, ट्यूसडे, और स्कूल नया स्टार्ट हुआ है तो 1 अप्रैल आप डाल सकते हैं, और 2024 चला है तो चलो 24 डाल दो, 2024। टाइम डालो, स्कूल से आकर के लिखोगे है ना, तो 9:30 PM इस तरीके से। फिर आप लिखोगे डियर डायरी, ऐसे करके डियर डायरी। तो आप बताओगे कि आपने क्या क्या किया, तो इस कैसे करके बता सकते हैं कि टुडे आई जॉइंड माय न्यू स्कूल, इट वाज वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग। तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि टुडे आई जॉइंड माय न्यू स्कूल, टुडे आई जॉइंड माय न्यू स्कूल, इट वाज वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग। तो मैंने अपना नया स्कूल ज्वाइन किया, काफ़ी नाइस था, काफ़ी एक्साइटिंग था। फिर आगे आप लिख सकते हैं माय क्लास टीचर वॉज वेरी नाइस टू मी, माय क्लास टीचर वॉज वेरी नाइस टू मी, शी इंट्रोड्यूस मी टू द एंटायर क्लास, I sat with Kavita, the monitor of the class. She helped me in every possible way. She gave me her notebooks. She shared her lunch with me. She even helped me with my classwork. The best thing I liked about the school was playground or the library. It was very big and spacious. I'm a passionate reader. तो I found many good books in library. Computer lab was very well equipped with the latest computers. इस तरीके से आप लोग पूरा बताएंगे। फिर लास्ट में आप अपनी डायरी को हमेशा लिखेंगे इस तरीके से, Now I am going to sleep. Now I am going to sleep. I have to put up early in the morning to get ready for school. फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से डायरी एंट्री आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग है। तो पैराग्राफ राइटिंग आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है मॉर्निंग सीन इन अ विलेज, दूसरा है विजिट टू द जू, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आर लाइफ। तो मैं आपको थोड़े से हिंट दे देती हूँ कि मॉर्निंग सीन इन अ विलेज, तो मॉर्निंग सीन है अगर विलेज का, तो आप लोग को क्या क्या मतलब कर सकते हो, क्या क्या बताना होता है। तो जैसे आप हेडिंग डालेंगे ऐसे, द मॉर्निंग सीन इन अ विलेज, ठीक है। तो जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा, मॉर्निंग सीन इन अ विलेज। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल देंगे। तो आप आगे लिखेंगे लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ विलेज इज़ काम एंड peaceful. Life in a village is calm and peaceful. The morning scene in a village is very different. Morning scene in the village is very different from that in the city. In village the atmosphere is very peaceful. There is no noise or sound. और फिर उसके बाद आप लिखेंगे the air is pure. The air is pure and fresh. जो हवा है वो भी काफ़ी प्योर और फ्रेश है। फिर आप लोग लिख सकते हैं birds are chirping. Birds are chirping in the trees. तो birds जो हैं वो chirping भी करती हैं trees पर। Last week, फिर आप ऐसे लिखेंगे last week I went to one of my
फ्रेंड्स इन द विलेज, है ना। फिर फार्मर्स जो हैं वो वहाँ पर कैसे काम करते हैं, वहाँ पर एक रिवर भी है, उसमें आप नहाए भी, फिर आपने आके मतलब फ्रेश वाटर था वहाँ पर, माइंड काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो गया। तो जो मॉर्निंग का सीन था विलेज का वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट था और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पसंद आया। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे जो भी राइटिंग सेक्शन था। अब हम लोग आगे चलते हैं राइटिंग सेक्शन से और हम लोग चलते हैं ग्रामर सेक्शन देखते हैं। चलो, तो राइटिंग सेक्शन में आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी लिख सकते हैं और विजिट टू द जू पर भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो मोहन हैड ऑलरेडी डैश हिज ब्रेकफास्ट, तो मोहन हैड ऑलरेडी, अब पास्ट टेंस में करनी है ना, तो टेक का हमारा हो जाता है टेकन। मोहन हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट, मोहन ने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। इफ़ शी डैश फॉर द एग्जामिनेशन शी वुड हैव फेल्ड, इफ़ शी, ठीक है, तो आपको पास्ट में करना है तो यहाँ पर आ जाएगा हैड प्रिपेयर्ड। अगर उसने प्रिपेयर किया होता तो वो फेल नहीं होती। द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल, तो इसमें है ना, तो हैड गॉन मतलब पहले ही बज चुकी थी। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो पेशेंट हैड डाइड, पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी डॉक्टर के आने से पहले। इसमें से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बना करके बताना है। ब्रिंग फेस्टिवल्स लाइफ कलर्स टू द ह्यूमन, ठीक है, फेस्टिवल्स ब्रिंग कलर्स टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा, फेस्टिवल्स ब्रिंग कलर्स टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन। मैनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन टाइप्स ऑफ इंडिया आर, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इन इंडिया मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, तो इन इंडिया मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट आता है सम ऑफ दीज आर होली, ईद एंड क्रिसमस, तो कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सम ऑफ दीज आर होली, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। तो इंडिया में काफ़ी सारे टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उसमें से होली, दिवाली, क्रिसमस इनके एग्जाम्पल्स हैं। वी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वी मस्ट राइट टू हिम, तो इसका हो जाएगा ही मस्ट बी रिटन टू, he must be written to by us. They are doing the work, तो ये हो जाएगा the work is being done by them. The car hit the man, तो ये हो जाएगा the man was hit by the car. अब हमारा नेक्स्ट आता है लिटरेचर सेक्शन, तो ये देख लेते हैं, ये रब कर देती हूँ मैं। लिटरेचर सेक्शन है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निब्ड एंड ब्लॉसम्स ड्रू अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे बाय सो। चलो, तो इसमें से ईडियम हम लोगों को बतानी है कि ईडियम, तो बर्ड्स आर निब्ड, ठीक है, ईडियम ये है इसमें हमारी, बर्ड्स आर निब्ड, ये ईडियम है। व्हाट टाइम ऑफ सीजन इज रेप्लिकेटेड, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑफ देयर जॉइंग इन द स्प्रिंग डे बाय सॉरो एंड केयर इज में हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो समर की बात यहाँ पर की गई है। कंप्लीट द सेंटेंस, प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ, प्लांट्स किससे स्ट्रिप ऑफ कर दिए गए हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्लांट पर
क्या नहीं है, तो प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, है ना, ऑफ देयर जॉय। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम? तो इतनी अच्छी तो भाई कविता एक ही लिख सकते हैं, रबींद्र नाथ टैगोर। ये हो गया। नेक्स्ट एक और पोएम है, दैट इज ग्रास हॉपर्स ही टेक्स द हेड इन समर ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। ठीक है, तो द वर्ड दैट रेफर्स टू, तो यहाँ पर जो दैट वर्ड है वो दैट इज द हेड, तो द वॉइस है ना। ग्रास हॉपर इज हैप्पी, ग्रास हॉपर कब खुश होता है? ग्रास हॉपर तो इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन, तो समर में ग्रास हॉपर काफ़ी खुश होता है। द ग्रास हॉपर हैज़ नेवर डन, तो ग्रास हॉपर ने हैज़ नेवर डन, तो इन ही हैज़ नेवर डन, तो मतलब वो कभी भी कंटेंट नहीं होता, आराम से नहीं बैठता गर्मियों में, नेवर कंटेंट, शांति से नहीं बैठता, आराम से नहीं बैठता। द ऑथर ऑफ द पोएम, जो पोएम है इसके ऑथर कौन है? तो जॉन कीट्स, है ना। नेक्स्ट जो है हमारे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली एग्जाम में आता रहता है। तो द नरेटर आप लिखेंगे, व्हेन द नरेटर केम टू रिटर्न कॉनीज लेटर एंड द बॉक्स she mistook him for her husband Jim due to her memory loss and old age. She thought that Jim has come back home for Christmas. That delusion was Connie's Christmas present. It was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. She had read the letter several times every day to feel that he was near her. Now that he was finally there with her, she was extremely happy. तो कॉनी को क्या लगा था कि उसका हस्बैंड जो है वो वापस आ गया है, जिम वापस आ गया है, कॉनी को ऐसा लगा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो क्रिसमस तक वापस आ जाएगा, तो कॉनी को लगा था उसका पति आ गया है, तो इसलिए वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था उसके लिए। हु वॉज इग्नेशियस, Why did he put his television down on the ground from table? तो देखो, Ignatius was the manager of corporate society in कचल, तो वो मैनेजर था सोसाइटी का, ठीक है, मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इन कचल, है ना। उसने अपना टीवी इसलिए रख दिया था क्योंकि उसको लगा था कि भाई मतलब when his wife told him about an earthquake, he immediately took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो उसने मतलब अपने टीवी को नीचे रख दिया ताकि उसका टीवी कहीं टूट करके गिर के टूट ना जाए। नेक्स्ट है, what were the symbols of reverence left by members of team on the Everest? सिंबल ऑफ रेवरेंस मतलब बेसिकली जो पूजा के, है ना, सिंबल्स होते हैं। क्या क्या सिंबल्स थे? तो वहाँ पे पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव, है ना, गुरु नानक देव की पिक्चर हमें मिलती है देखने को वहाँ पर, गुरु नानक देव जी की, और दुर्गा माँ की पिक्चर हमें देखने को मिलती है, रेलिक ऑफ बुद्धा। तो जिस भी धर्म को मानता है उसका कुछ ना कुछ अवशेष वहाँ पर वो इंसान छोड़ करके आ जाता है। What took the author फिरदौस to England? Why did he wish to see Hawking? तो वो जो ऑथर फिरदौस थे वो इंग्लैंड क्यों गए और वो हॉकिंग से क्यों मिलना चाहते थे? तो देखो इसका जो आंसर है, फिरदौस कांगा विजिटेड ब्रिटेन इन ऑर्डर टू राइट अ बुक अबाउट हिज ट्रेवल्स. He himself could move only in a wheelchair. On the advice of his guide, Kanga planned to meet the most brilliant and completely paralyzed astrophysicist Stephen Hawking in Cambridge. Hawking was also the author of the book of Brief History of Time, one of the biggest bestseller. तो क्योंकि जो फिरदौस थे वो एक बुक लिख रहे थे अपने ट्रैवल्स के बारे में. फिरदौस खुद जो है वो व्हील चेयर पर ही मूव कर सकते थे और वो हॉकिंग से मिलना चाहते थे क्योंकि हॉकिंग मतलब दुनिया के सबसे बड़े
एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो खुद पैरालाइज थे, और उनकी जो किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए फिरदौस हॉकिंग से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट है हाउ डू द हिल्स लुक लाइक द मिस्ट। हिल जो है privacy प्रोवाइड करती है, द मिस्ट इन द हिल्स प्रोवाइड privacy, nothing can be seen, the hills are completely surrounded by mist making them silent, the birds sitting on the tree fly away to different places, as soon as the mist surround the hills birds too fall silent। privacy basically privacy प्रोवाइड करती है और काफ़ी खूबसूरत सी फिर हिल्स लगती हैं। नेक्स्ट है व्हाट फूड डिड वेलू एंड जया गेट फ्रॉम द गार्बेज बिन। तो गार्बेज बिन में वेलू और जया को क्या मिलता है, तो 2 बनानाज है ना, 2 बनानाज मिलते हैं, एक वड़ा मिलता है ना, और शी गेव अ बनाना एंड वड़ा टू वेलू, शी एट द अदर बनाना हरसेल्फ, दिस वॉज ऑल दे ईट। What did the other princesses do out of jealousy toward Princess September and her little bird? तो प्रिंसेस सितंबर से जल करके और उसकी लिटिल बर्ड से जल करके बाकी सारी जो प्रिंसेसेस थी उन्होंने क्या किया, तो इसका जो आंसर है अदर प्रिंसेसेस आस्क्ड सितंबर टू पुट द लिटिल बर्ड इन द केज, कि भाई इस बर्ड को तू केज में रख ले। दे सजेस्टेड दैट शी वुड बी सेफ एंड वोंट गो अवे, तो उसने कहा इसको केज में पकड़ ले नहीं तो भाग जाएगी। नेक्स्ट है हाउ डिड रंजी एंड सूरज बिकम फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, रंजी और सूरज दोस्त कैसे बने। तो सूरज पुट हिज आर्म लविंगली अराउंड रंजी एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, येस, दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आईज एंड एट दैट मूवमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉन्ड, वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, लड़ाई वड़ाई करके फिर फ्रेंड वो बन गए थे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस मेटाफर्स एम्प्लॉयड इन द स्टोरी, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जलेबीज। तो जो जलेबी वाली है उसके या फिर ये फॉन, ठीक है, जोडीज फॉन, तो जो जलेबी थी आप ऐसे करके लिख सकते हैं द स्टोरी एम्प्लॉयज क्वाइट अ फ्यू मेटाफर्स, तो मतलब काफ़ी सारे मेटाफर्स स्टोरी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो द जलेबीज हॉट एंड सिरपी है ना, ये हो गया। स्टैंड एज अ मेटाफर, स्टैंड एज अ मेटाफर फॉर various temptations, for various temptations that young children have and which they are unable टू रेजिस्ट। ठीक है, तो बच्चों को काफ़ी सारी टेम्पटेशन होती है ना, चॉकलेट खानी है या फिर जो भी उनको पसंद है। द बॉय इज़ ल्यूर्ड बाय द prospect of buying jalebis with his fees money and pay the fees money with his scholarship। तो उसको लगा बच्चे को कि पेरेंट्स ने जो फीस पे करने के लिए दिया उससे जलेबी खा लेता हूँ और मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उससे मेरी फ़ी चली जाएगी। द 4 coins, ठीक है, द 4 coins है ना, ये भी मेटाफर थे। द 4 coins आर ऑल्सो मेटाफर्स। तो जो 4 coins के बारे में बात की गई है वो भी मेटाफर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। एज दे टेम्प्ट द बॉय इन बिलीविंग दैट दे कुड गिव इन टू टेम्पटेशन एंड नाउ मेक प्लान्स ऑफ पेइंग विद मनी। तो जैसे सिक्के भी उससे बात कर रहे हैं कि जलेबी खा ले, है ना। तो नॉइजेज जो है सिक्के कर रहे हैं, जिंगल कर रहे हैं, क्लैमर कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि ही वॉज अनेबल टू डिसाइड कि भाई उसको क्या करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पूरा पेपर देख लिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।